1857 जब पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की पहली ज्वाला भड़क रही थी, तब एक ऐसी महिला ने तलवार उठाई जिसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। एक ऐसी रानी जिसके सामने दुश्मन की तोपें भी कांप उठी। वो सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, वो भारत माता की शेरनी थी। उन्होंने बचपन में घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी में माहिर हुई और जब वक्त आया तो पूरे साम्राज्य की सेना से अकेले टकरा गई। आज हम बात करने जा रहे हैं उस अदम्य साहस की कहानी, उस रानी की जिसके बारे में अंग्रेजों ने भी कहा, शी वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। ये है रानी लक्ष्मीबाई की गाथा, जन्म से लेकर बलिदान तक, जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल की धड़कन। सन 1828 काशी नगरी, गंगा के किनारे बसे इस प्राचीन शहर में मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई के घर एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन घर में सभी प्यार से उसे मनु बुलाते थे। कोई नहीं जानता था कि ये नन्ही बच्ची आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। मनु का बचपन साधारण नहीं था। उनके पिता मोरोपंत पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। ये दरबार मराठा परंपराओं, युद्ध नीति और घुड़सवारी की संस्कृति का गढ़ था। इसलिए बचपन में ही मनु ने घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी जैसे कौशल सीखे। आमतौर पर उस समय की लड़कियां घर तक सीमित रहती थीं, लेकिन मनु का बचपन अलग था। उनके साथी लड़के थे नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे। तीनों घुड़सवारी में निपुण थे और मैदान में दौड़ते घोड़े पर तलवार चलाना उनके लिए खेल जैसा था। मनु को संस्कृत, मराठी और कुछ फारसी भाषा की भी शिक्षा मिली। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ युद्ध कला में भी महारत हासिल की। ये संतुलन, बुद्धि और बल दोनों का उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गया। मनु की उम्र लगभग 14 वर्ष थी जब झांसी के राजा गंगाधर राव नवलकर के साथ उनका विवाह तय हुआ। विवाह के समय उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। लक्ष्मी यानी धन और शक्ति की देवी के नाम पर, और बाई मराठा रानियों के लिए आदर सूचक संबोधन। झांसी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण किला और सामरिक दृष्टि से अहम राज्य था, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक रियासत थी। महाराजा गंगाधर राव एक शांत और विद्वान शासक थे, जबकि लक्ष्मीबाई साहसी और निर्भीक। विवाह के बाद रानी ने न केवल महल के रीति रिवाज अपनाए, बल्कि प्रशासन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। लक्ष्मीबाई की दिनचर्या केवल राजसी आयोजनों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सेना के प्रशिक्षण में रुचि दिखाई। महल के भीतर और बाहर दोनों जगह वे अपने साहस और नेतृत्व के लिए जानी जाने लगी। वे महल के महिला सैनिक दस्ते को भी प्रशिक्षित करती थीं, जिसमें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति की शिक्षा दी जाती थी। साल 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शिशु कुछ ही महीने में चल बसा। ये घटना राजा और रानी दोनों के लिए गहरी आघात थी। राजा गंगाधर राव की सेहत बिगड़ने लगी और राज्य के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई। इसी बीच रानी ने अपनी दृढ़ता बनाए रखी और झांसी के प्रशासन में सक्रिय रहीं। वे प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय थीं, ईमानदार, न्यायप्रिय और सख्त लेकिन दयालु शासक के रूप में। राजा की तबीयत लगातार गिरती रही। उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में दत्तक पुत्र लेने का निर्णय लिया, दामोदर राव नाम से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत अगर किसी राज्य का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी न हो तो उसका राज्य कंपनी में मिला दिया जाता था। गंगाधर राव के निधन के बाद अंग्रेजों ने इस नीति के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सन 1853 में झांसी में राजा गंगाधर राव की तबीयत लंबे समय से खराब थी। राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित,
उन्होंने अपने भतीजे आनंद राव को गोद लेने का निर्णय किया और उसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा। गोद लेने की ये रस्म 5 नवंबर 1893 को झांसी महल में औपचारिक रूप से हुई, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। अब झांसी की गद्दी एक छोटे से दत्तक राजकुमार के हाथ में थी और रानी लक्ष्मीबाई उसकी संरक्षक व शासिका बनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहती थी कि अगर किसी रियासत के शासक का कोई जैविक पुत्र नहीं है तो वो रियासत ब्रिटिश शासन में मिल जाएगी। दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी जाएगी। डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र दामोदर राव को मान्यता देने से इनकार कर दिया और घोषणा कर दी कि झांसी अब कंपनी का हिस्सा होगी। रानी को ब्रिटिश हुक्मनामे की कॉपी भेजी गई। इस पर रानी का जवाब इतिहास में अमर हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि आने वाले संघर्ष का उद्घोष भी था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के फैसले के खिलाफ कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई शुरू की। उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को कई पत्र लिखे, ये साबित करने के लिए कि दत्तक पुत्र का अधिकार वैध है और झांसी पर ब्रिटिश कब्जा अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कलकत्ता में अपील करी, लेकिन हर बार जवाब आया, नीति के अनुसार निर्णय बदला नहीं जा सकता। अंग्रेजों की धमकियों के बावजूद रानी ने झांसी का प्रशासन अपने हाथ में रखा। उन्होंने सेना को पुनर्गठित किया, कर संग्रह व्यवस्था को मजबूत किया, नगर की सुरक्षा के लिए किलेबंदी की मरम्मत करवाई। रानी को अच्छी तरह पता था कि अंग्रेज केवल कागज पर लड़ाई नहीं लड़ते, वो तोप और तलवार से भी हमला करेंगे। इसलिए उन्होंने राज्य को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने रानी पर दबाव डालने के लिए उन्हें पेंशन देकर महल तक सीमित रहने का आदेश दिया। बाकी प्रशासनिक नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में चले गए। ये रणनीति दोहरी थी। एक तरफ रानी को राजकीय कार्यों से दूर करके उनकी शक्ति कम करना, दूसरी तरफ जनता को ये संदेश देना कि अब झांसी का असली शासक अंग्रेज हैं। लेकिन रानी ने पेंशन लेने से इनकार कर दिया और महल से ही जनता के साथ संपर्क बनाए रखा। सन 1857 की शुरुआत में भारत के विभिन्न हिस्सों में असंतोष पनपने लगा। अंग्रेजों की कठोर नीतियां, सामाजिक हस्तक्षेप और सेना में कारतूस विवाद जैसे गाय भैंस की चर्बी वाले ने चिंगारी का काम किया। रानी लक्ष्मीबाई इस माहौल को बारीकी से देख रही थी। हालांकि उन्होंने खुलकर विद्रोह का आह्वान नहीं किया, लेकिन वो जानती थीं कि अंग्रेजों से सीधा टकराव का समय नजदीक है। जून 1857 में जब मेरठ से विद्रोह की खबर झांसी पहुंची, तो वहां की ब्रिटिश टुकड़ी में भी अशांति फैल गई। 5 जून को झांसी में तैनात सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और किला अपने कब्जे में ले लिया। इस समय रानी एक कठिन परिस्थिति में थी। एक तरफ अंग्रेज उनसे पहले से नाराज थे, दूसरी तरफ बागी सिपाही किले में घुस चुके थे। रानी ने तत्काल शहर में कानून व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की। हालांकि रानी ने खुद को हिंसा से अलग दिखाने की कोशिश की। ब्रिटिश प्रशासन ने उन पर विद्रोह को बढ़ावा देने का संदेह जताया। ये आरोप झूठा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बहाना बनाकर झांसी को पूरी तरह से हथियाने की तैयारी तेज कर दी। सन 1857 के अंत तक रानी ने महसूस किया कि अब संघर्ष अपरिहार्य है। उन्होंने महिला योद्धाओं का विशेष दस्ता तैयार किया। झलकारी बाई, सुंदरा मंडर जैसी वीरांगनाएं इसमें शामिल थीं। तोपों और हथियारों का भंडार बढ़ाया, नगर की चारों ओर किलेबंदी मजबूत कर दी। 1857 का साल भारतीय इतिहास में क्रांति की ज्वाला लेकर आया। इसे अंग्रेज सिपाही म्यूटनी कहते हैं, लेकिन भारत के लिए ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम बिगुल था। रानी लक्ष्मीबाई के भी जीवन में यह वर्ष निर्णायक साबित हुआ।
1857 के आरंभ में मेरठ, दिल्ली, कानपुर और अन्य स्थानों पर विद्रोह की चिंगारी फैलने लगी। इसका कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियां, सैनिकों में असंतोष और धर्म संस्कृति के प्रति अपमानजनक रवैये। खासकर नई एनफील्ड राइफल, जिसकी कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह थी, ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को भड़का दिया। रानी लक्ष्मीबाई भले ही झांसी में थीं, लेकिन वे देश भर की घटनाओं पर नजर रख रही थीं। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करके झांसी को हड़प लिया था, जिससे रानी पहले से ही गुस्से में थी। अब विद्रोह की लहर झांसी तक पहुंची और जनता रानी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। 4 जून 1857 को झांसी की छावनी में भारतीय सिपाहियों ने बगावत कर दी। अंग्रेज अफसर मारे गए और कुछ भाग निकले। इस समय झांसी में कोई स्थायी अंग्रेज प्रशासन नहीं था, इसलिए रानी ने तुरंत व्यवस्था संभाली। उन्होंने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्ती दल बनाए, किले की सुरक्षा बढ़ाई और हथियार जमा किए। जनता को भरोसा दिलाया कि झांसी सुरक्षित है। रानी का ये कदम दोहरी रणनीति का हिस्सा था। एक तरफ उन्होंने अंग्रेजों के प्रति आधिकारिक रूप से वफादारी का दिखावा किया ताकि वे अचानक हमला न करें, और दूसरी तरफ अपनी सेना को संगठित किया। विद्रोह की लहर बढ़ते ही अंग्रेजों को शक हुआ कि रानी भी विद्रोह में शामिल हैं। हालांकि रानी ने साफ किया कि वे झांसी की रक्षा कर रही हैं, लेकिन अंग्रेज उनके साहस और लोकप्रियता से डरने लगे। इसी दौरान आसपास के राजाओं और विद्रोही नेताओं ने रानी को साथ आने का संदेश भेजा, लेकिन रानी जानती थी कि अकेले झांसी के बल पर अंग्रेजों को हराना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने रणनीतिक इंतजार किया। 1857 के अंत तक स्थिति स्पष्ट हो गई। अंग्रेज विद्रोह को दबाने में जुट गए और जल्द ही झांसी की ओर बढ़ेंगे। रानी ने किले को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दिया। तोपखाने की मरम्मत करवाई गई। महिलाओं को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। सेना में पुराने मराठा और बुंदेलखंडी योद्धाओं को जोड़ा गया। अलीपुर, ओरेछा और आसपास के इलाकों से रसद जमा की गई। किले के चारों ओर ऊंची दीवारें और मजबूत दरवाजे पहले से ही मौजूद थे, लेकिन रानी ने हर कमजोर हिस्से को और मजबूत किया। रानी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि झांसी की आम जनता, व्यापारिक, किसान, सभी ने उनकी मदद की। महिलाएं बारूद बनाती, बच्चे संदेश पहुंचाते और बुजुर्ग सलाह देते। ये केवल रानी का युद्ध नहीं था, बल्कि पूरे झांसी का। 1858 की शुरुआती महीने में सर ह्यू रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर कूच किया। ये सेना आधुनिक हथियारों से लैस और संख्या में अधिक थी। 21 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। तोपों से लगातार गोलीबारी होने लगी। अंग्रेजों का मकसद था किले की दीवार तोड़कर अंदर घुसना। रानी ने इसका जवाब अपनी तोपों से दिया। खास बात यह थी कि किले की सबसे बड़ी तोप को कड़क बिजली कहा जाता था और उसे चलाने का जिम्मा महिलाओं के पास था। 21 मार्च से 31 मार्च तक झांसी में भीषण लड़ाई हुई। हर दिन गोलीबारी, हर रात मरम्मत और घायल सैनिकों की देखभाल। रानी खुद घोड़े पर सवार होकर किले के अलग अलग हिस्सों में जाती, सैनिकों का हौसला बढ़ाती। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को किले के सुरक्षित हिस्से में रखा, लेकिन खुद कभी पीछे नहीं हटी। एक बार अंग्रेजों ने दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया, लेकिन रानी ने तुरंत सैनिक भेजकर उस जगह को रोक दिया। 31 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने अंतिम हमला किया। तोपों से भारी गोलीबारी के बाद वे शहर में घुस गए। झांसी की गलियों में भीषण युद्ध हुआ। रानी ने पूरी सेना के साथ मोर्चा संभाला। उन्होंने तलवार और भाले से कई अंग्रेजी सैनिकों को ढेर किया, लेकिन अंग्रेजों की संख्या बहुत अधिक थी और धीरे धीरे वे किले के भीतर पहुंच गए। स्थिति गंभीर देखकर रानी ने रात में एक साहसी निर्णय लिया, किले से बाहर निकलकर विद्रोही सेनाओं से जुड़ना। 1 अप्रैल 1858 की रात रानी ने अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ
किले से बाहर निकलने की योजना बनाई। उन्होंने दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा, सिर पर पगड़ी और युद्ध के कपड़े पहने। घोड़े बादल पर सवार होकर वे अंग्रेजों की घेराबंदी तोड़ते हुए निकल पड़ी। पीछे पीछे कुछ वफादार सैनिक भी थे। रास्ते में उन्होंने कई अंग्रेजी सैनिकों को हराया और कालपी की ओर बढ़ गई। ये घटना रानी की वीरता का प्रतीक बन गई। एक अकेली महिला दुश्मन के घेरे में अपने पुत्र को साथ लेकर निकलना, वो भी जीवित और सुरक्षित। 1857 से 58 का ये दौर रानी लक्ष्मीबाई की रणनीतिक साहस और नेतृत्व क्षमता का परीक्षा थी। उन्होंने न केवल झांसी को महीनों तक अंग्रेजों से बचाए रखा, बल्कि अपने युद्ध कौशल से इतिहास में अमर हो गईं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। झांसी छोड़ने के बाद रानी ने विद्रोही सेनाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ और भी बड़े युद्ध लड़े, जो उनके जीवन के अंतिम अध्याय बने। साल 1858 का आरंभ हो चुका था। झांसी का किला तोपों की आग में झुलस चुका था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का साहस अब भी अक्षुण्ण था। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया था, पर रानी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपने सेनापतियों और बचे हुए सैनिकों के साथ कालपी की ओर प्रस्थान किया, जहां तात्या टोपे पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। कालपी पहुंचकर रानी और तात्या टोपे ने एक संयुक्त मोर्चा बनाने का फैसला किया। यहाँ रानी ने नई रणनीति बनाई। अब सीधी भिड़ंत के बजाय तेज और अचानक हमलों की। लेकिन अंग्रेज सेनापति सर ह्यू रोज उनकी योजनाओं से वाकिफ हो चुके थे और उन्होंने कालपी पर धावा बोल दिया। कालपी की लड़ाई में रानी ने तोपखाने और घुड़सवार सेना के साथ सीधे मोर्चे पर उतरकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। उनकी तलवार की धार और घोड़े बादल की रफ्तार ने कई अंग्रेजी सैनिकों को परास्त किया, लेकिन संख्या और हथियारों की कमी के कारण उन्हें और तात्या टोपे को कालपी छोड़नी पड़ी। कालपी से निकलकर रानी ने अपने सेनापतियों के साथ ग्वालियर की ओर बढ़ने का फैसला किया। ग्वालियर का किला और शस्त्रागार अत्यंत मजबूत था। वहां सिंधिया शासक थे, लेकिन वे अंग्रेजों के दबाव में थे। रानी और तात्या टोपे ने मिलकर मराठा सैनिकों को प्रेरित किया कि वो अंग्रेजों की बजाय मातृभूमि की रक्षा करें। ग्वालियर के सैनिक रानी के अदम्य साहस से प्रभावित थे और अंग्रेजों से लड़ने को तैयार हो गए। जल्द ही ग्वालियर किला रानी और उनके सहयोगियों के कब्जे में आ गया। ये एक बड़ी जीत थी, जिसने पूरे उत्तर भारत में क्रांति की चिंगारी को और तेज कर दिया। अंग्रेज इस जीत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सर ह्यू रोज ने ग्वालियर पर पुनः आक्रमण किया। उन्होंने अपनी बेहतरीन तोपखाने और प्रशिक्षित सैनिकों के साथ किले की ओर बढ़ना शुरू किया। रानी जानती थी कि यह निर्णायक युद्ध होगा, या तो आज़ादी या फिर बलिदान। रानी ने अपनी महिला सैनिक की टुकड़ी को भी युद्ध के लिए तैयार किया। खुद कवच पहनकर, कमर में दो तलवार बांधकर और घोड़े बादल पर सवार होकर वे युद्ध भूमि में उतरी। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय और आवाज में गरज थी, हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। 18 जून 1858 की सुबह ग्वालियर के पास मोरे की छावनी में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंग्रेज तोपों से लगातार गोले बरसा रहे थे, लेकिन रानी ने अपनी सेना को सीधा हमला करने का आदेश दिया। घोड़े पर सवार होकर उन्होंने कई अंग्रेजी सैनिकों को तलवार से ढेर कर दिया। युद्ध की गर्मी में उनका घोड़ा बादल जैसे हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। वे मोर्चे से पीछे हटने को तैयार नहीं थी, लेकिन एक अंग्रेज सैनिक की गोली उनकी बाह में आ लगी। फिर भी उन्होंने तलवार चलाना नहीं छोड़ा। युद्ध के दौरान एक और बार उनके शरीर पर पड़ा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। इतिहासकारों के अनुसार वो नहीं चाहती थी कि अंग्रेज उनके शरीर को छू भी पाएं। इसलिए उनके वफादार साथियों ने उन्हें पास के एक साधु के आश्रम में पहुंचाया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर तुरंत दाह संस्कार कर दिया गया, ताकि अंग्रेज उसे अपमानित न कर सकें। रानी लक्ष्मीबाई का ये बहुत अद्भुत बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथा बन गया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ने
अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को और भड़का दिया। उनका साहस, त्याग और नेतृत्व आज भी हर भारतीयों के दिल में जीवित है। वे सिर्फ झांसी की रानी नहीं रहीं, वे भारतीय स्वतंत्रता की प्रतीक बन गईं। इतिहास के पन्नों में जब भी वीरता, त्याग और अटूट साहस की बात होगी, रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाएगा। झांसी की रानी सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक प्रतीक थी, स्वतंत्रता की पहली लौ थी, जिसने पूरे देश में क्रांति की चिंगारी भड़काई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं, बल्कि न्याय और स्वतंत्रता के लिए अडिग खड़े रहने में है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही के लिए लड़ना ही असली धर्म है। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका साहस और उनका संदेश आज भी हमारे दिलों में जीवित है। झांसी की धरती की ये शेरनी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि रानी लक्ष्मीबाई की गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहे। जय हिंद।